नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम और हाजिर हैं हम अपने प्राइम टाइम शो आज का मुद्दा के साथ। मैं हूं इमरान खान। आज का मुद्दा है मुल्क के लाल पर सवाल, देश के लाल पर सवाल। जी हां, कितनी अजीब बात है, जिंदगी का 1/3 हिस्सा खाकी वतन की खिदमत में निकला है, गुजरी है जिंदगी गोली बारूद के साए में। और जब हिंद की फौज आपको अपना बहादुर सिपाही मानकर आपकी खिदमत को सलाम करके आपको रिटायर करती है, उसके बाद आपसे सवाल किया जाए कि आप किस मुल्क के रहने वाले हैं, ऐसे में जिंदगी किसी सजा से कम नहीं हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है देश के एक लाल के साथ। जी हां, असम के एक रिटायर्ड फौजी से उसकी शहरियत की शिनाख्त मांगी गई है। इसके बाद सवाल पूछते हैं कि क्या 30 साल तक एक गैर मुल्क का आदमी हिंद की फौज में काम कर सकता है? आखिर क्या मायने हैं इस जांच के? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने हम शुरू करते हैं आज का इस मुद्दा में। आइए आगाज करते हैं। असम के गुवाहाटी से एक खबर आई और इसने देश के लाल पर सवाल खड़े कर दिए। पूरे मुल्क में इसकी चर्चा हो रही है, जहां एक रिटायर्ड फौजी से उसकी शहरियत की शिनाख्त मांगी गई है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, अच्छी तरह से देखिए, पूरा देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपकी हिफाजत के लिए कोई अपनी जान को गोलियों के साए में रख दे, खाके वतन के लिए कोई सांसों को बारूद के धुएं पर बिछा दे, छोड़ दे अपनी माँ, अपनी बीवी, अपने बच्चे, फकत मादरे वतन के लिए। फकत भारत माँ की निगहबानी के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए। लेकिन जब उसी हिंद के फौजी से पहचान मांगी जाए तो जिंदगी के मायने खत्म हो जाते हैं। मर जाता है जीने का शौक जब कहा जाता है कि बताओ अपनी शिनाख्त, दिखाओ अपना पहचान पत्र, तुम्हारी शहरियत पर शक है हमें। असम के दरीचों से निकली इस खबर ने हिंद के एक जवान के माथे पर शक की मोहर ठोक दी। 30 साल, जी हां 30 साल हिंदुस्तानी फौज में वतन की खिदमत करने वाले मोहम्मद अजमल हक को खारजा उमूर की ट्रिब्यूनल ने इनाम दिया है। चस्पा किया है उसके माथे पर नोटिस, जिसमें लिखा है कि 30 सितंबर 2016 को फौज से जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के ओहदे से रिटायर मोहम्मद अजमल हक, तुम्हारे खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। केस क्योंकि तुम 25 मार्च 1971 के बाद हिंदुस्तान की सरहद में बिना किसी दस्तावेज के घुस आए। सबूत दो अपने हिंदुस्तानी होने का, पेश हो 13 अक्टूबर को ट्रिब्यूनल के सामने, साबित करो कि तुम बांग्लादेशी नहीं हिंदुस्तानी शहरी हो। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत रोया हूँ, क्योंकि मैं एक इंडियन आर्मी का एक सर्विसमैन हूँ। मैंने इंडियन आर्मी में अपने देश के लिए 30 साल सेवा दिया। इसी दौरान मैंने अपना देश के लिए बहुत से कठिन जगह में भी सेवा किया हूँ। अभी रिटायर होने के बाद मैं अपना बाल बच्चा के साथ गुवाहाटी में हूँ। इसी बीच अपना असम का कामरूप डिस्ट्रिक्ट का एसपी ने मेरे ऊपर डाउटफुल फॉरेनर बोल के नोटिस जारी किया है। 2012 में मेरा मिसेस के ऊपर डाउटफुल फॉरेनर बोल के नोटिस जारी किया था और मैं उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेके ट्रिब्यूनल कोर्ट में दाखिल किया था और ऑनरेबल कोर्ट ने उनको प्रॉपर इंडियन सिटीजन बोल के डिक्लेयर किया गया है। ऐसा बार बार क्यों अपमान अपदस्थ
होना पड़ता है, ताकि कोई कॉज नहीं, कोई कारण नहीं। खुद में सिमटा फटा हुआ कैलेंडर पुकारता है, सुनो मुल्क के मालिकों, मैं 1986 का कैलेंडर गवाही देता हूं कि इसी साल अजमल मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर भारतीय फौज में दाखिल हुए थे। बताता है एलओसी, उठाता है इंडो चाइना का बॉर्डर, कसम कि अजमल हिंद का बेटा है, जिसने मुल्क के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। अदालत के समन के मुताबिक 1971 में अजमल बिना कागजों के भारत आए थे, लेकिन 1966 की वोटर लिस्ट में गुथा उनके वालिद मकबूल अली का नाम उनके वजूद का ऐलान करता है, तो अम्मी रहीमन निसा का नाम 1951 के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में दर्ज है। मगर सरकार तो सरकार है, जहां मुंह की रस्म की अदाए बगैर कुछ नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि अजमल के माथे पर यह पहला जख्म हो। इससे पहले साल 2012 में अजमल की बीवी मुमताज बेगम को नोटिस भेजकर भारतीय शहरियत साबित करने की बात कही गई थी। ऑल ऑफ ए सडन उनको नोटिस आया है, अभी सितंबर में अब अक्टूबर चला है, सितंबर में उनको नोटिस आया है कि आपने जो है 1971 के बाद आपने बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में आए इलीगली। बॉर्डर पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था कि आदमी कौन है, क्या करता है, इनके पास क्या डॉक्यूमेंट है। जब इन्वेस्टिगेट करेगा तो ये सब बाहर आएगा। कभी जिंदगी में कभी इन्वेस्टिगेट हुआ ही नहीं इनका, कभी इनके पास बॉर्डर पुलिस गया ही नहीं है। इनके जो पत्नी है, इनके पत्नी को भी नोटिस किया था फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, 2012 में इनको इंडियन हेल्ड किया, उनके पास भी कभी नहीं गया था। तो ये एक आइसोलेटेड केसेस नहीं है, ये सिर्फ मोहम्मद अजमल हक का केस नहीं है। आज हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग आए हैं इसलिए कि वो एक आर्मी में था, वो 30 साल जो है देश के लिए सेवा किया है। लेकिन कहते हैं वर्दी पर टके सितारे, कहती हैं आंखों से बहती आंसू की कतारें, बताओ मादरे हिंद, मैं मोहम्मद अजमल हक तेरा बेटा हूँ। बताओ ए खाके वतन, मैं बड़ा हूँ तुम्हारे आंचल में, मैं खेला हूँ तुम्हारे आगोश में, मैं जिया हूँ इस मिट्टी की खुशबू में, मैं जी रहा हूँ मुल्क की जुस्तजू में। न लगाओ मेरे माथे पर गद्दारी की मुहर, कि हमारे रगों में वतन का लहू बहता है। मुजम्मिल अयूब, जी मीडिया। देखा आपने इस रिपोर्ट को, इस पूरी कहानी को भी आपने समझा, क्या कुछ हुआ अजमल के साथ वो भी आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे। मेरे साथ मेहमान स्टूडियो में, जरा उनका तारुफ करा दूं, फिर एक पहला सवाल मैं जरूर रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब से पूछूंगा, जरा तारुफ हो जाए। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, लंबा एक्सपीरियंस फौज का। सर आपका खैर मकदम है। हमारे साथ नवीन कुमार सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं, आपका भी खैर मकदम है। सलमान निजामी साहब हैं, कांग्रेस के तर्जुमान हैं, आपसे भी बात करेंगे सर। प्रोफेसर देवराज सिंह हैं, सियासी तज्जियाकार हैं आप, और आप अपनी गिराकत राय हमारे प्रोग्राम में अक्सर देते हैं, आपसे हम बात करेंगे, विस्तार से जानेंगे, तफसील से जानेंगे। और मैं मुजुद्दीन महमूद साहब को भी अपने साथ जोड़ूंगा, असम से हमारे साथ जोड़ेंगे, प्रेसिडेंट है सिटीजनशिप राइट्स असम के, फोन लाइन पर वो हमारे साथ होंगे। आपका भी खैर मकदम है सर। मेरा सबसे अहम सवाल सर आपसे है, रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब, क्या मुल्क की 30 साल की खिदमत का ये इनाम? देखिए, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विषय को इस तरह का मोड़ न दिया जाए जिससे अविश्वास और घृणा की लपटें बढ़नी शुरू हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, पहले आता हूं फैक्चुअल्स पे। फैक्चुअल्स क्या है? ये आदमी फौज ज्वाइन करता है 1986 में जी, और 2016 में भारतीय सेना से इंजीनियर्स से आर्मी इंजीनियरिंग कोर, मतलब इंजीनियरिंग ब्रांच में गया था, इंजीनियर्स में, जो कि फाइटिंग आर्म है। तो 5 हिंदुस्तान फौज में 5 फाइटिंग आर्म्स होते हैं, इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर्स, इंजीनियर, सिग्नल्स, वो फाइटिंग आर्म इंजीनियर्स में था। तो अब हम प्रश्न है कि 25 मार्च 1971 के बाद जो भी सस्पेक्टेड लोग हैं उनका आइडेंटिटी, रियलिटी चेक, आइडेंटिटी चेक शुरू हो रहा है। तो यदि हम 1986 को घटाएं, 1971 को घटाएं 1986 से,
तो अजमल हक की उम्र आती है 15 साल। 15 साल में कोई फौज ज्वाइन नहीं कर सकता। तो स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि इसकी सिटीजनशिप पे, इसकी जो राष्ट्रीयता है उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि 15 साल में कोई फौज ज्वाइन ही नहीं कर सकता। और जब 15 साल में की बात है तो उसका उम्र ज्यादा था, 18, 19 साल, 20 साल था, तभी तो फौज ज्वाइन किया। इसका मतलब है ये जो आइडेंटिटी चेक की जो तलवार है उस पे लागू नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। इसको इस तरह से न देखा जाए कि उसके राष्ट्रीयता पे, उसके राजभाव, वो असल में सुनिए इसको इसलिए इस तरह से देख रहे हैं, वो रो रहा है, वो शख्स रो रहा है, वो कह रहा है कि मैंने अपने मुल्क की खिदमत किया। आज मुझसे सवाल किया गया, मेरा तो बेइज्जती हो गई, मेरी आंसू मेरी आंखों से झड़ रहे हैं और मेरी आत्मा रो रही है, मेरी रूह मिस्टर इमरान, आप मुझे 2 मिनट का मौका दीजिए। इससे बेटर एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता। मैं मार्शल ऑफ द एयरफोर्स 5 स्टार जनरल को कोट करना चाहता हूं। जब वो बर्मा में थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो क्वार्टर गार्ड रात को 2 बजे चेक करने गए, तो वहां का जो कॉर्पोरल था, एक सरदार था, उसने बोला थम, कौन आता है? तो उसने कहा तुम जानता नहीं? अर्जुन सिंह, ग्रुप कैप्टन या जो भी थे वो रैंक के, अर्जुन सिंह। तो बोलता, और उन्होंने उनको सजा दिया। नहीं, हाँ, तो उन्होंने बोलता है कि फिर जब वो अंदर क्वार्टर गार्ड में आए तो बोले कि कोई भी सरदार अर्जुन सिंह बोल के घुस जाएगा और तुम इस तरह से आने दोगे? तो 7 दिन की सजा ग्रुप कैप्टन अर्जुन सिंह ने उस सरदार कॉर्पोरल को दिया। ठीक है। अब सिनेरियो बदलता है। 1965 पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई। अर्जुन सिंह एयर चीफ मार्शल थे और वो दिल्ली कैंट में एक ऑप्स रूम में जा रहे थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए, और थोड़ा लेट हो रहे थे। और यही सरदार गेट पे ड्यूटी दे रहा था। इसने कहा आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। बोला तुमको पता नहीं मैं कौन हूं? बोलता है सब पता है, फिर भी आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। तो अर्जुन सिंह ने अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया, वो अंदर गए और फिर कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने कहा इसको मार्चअप किया जाए मेरे पास। जब एयर हेडक्वार्टर्स में उसको मार्चअप किया गया तो उन्होंने अर्जुन सिंह जी ने कहा, एयर चीफ मार्शल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमको चेक करने के लिए? तुम जानते हो कि मैं एयर चीफ मार्शल हूं। बोला श्रीमान आप ही थे जो बर्मा में मुझे 7 दिन की सजा सुनाए थे कि कोई भी सरदार अर्जुन सिंह बोल के घुस सकता है, तो कोई भी सरदार एयर चीफ मार्शल बन के घुस सकता है। तो वो उन्होंने इस आदमी की तरीका है, एक सुनिए, उस आदमी की इतनी प्रशंसा की, उसको शाबाशी दिया, कुर्सी से उठ को मुबारकबाद दिया। ये होता है ड्यूटी करने का। जब एयर मार्शल, चीफ मार्शल एयरफोर्स का नंबर 1 अपनी आइडेंटिटी कार्ड दिखाने में उसको कोई आत्मग्लानि नहीं होती है और वो उस आदमी को अप्रिशिएट करता है, उस जो भी जेडब्ल्यू ज्वाइंट वारंट ऑफिसर को, तो एक हक को अपनी आइडेंटिटी साबित करने में क्यों, क्या समस्या है? और दूसरी बात, एक और 10 सेकंड, जब रोलर चलता है, जब प्रशासन का रोलर चलता है किसी डायरेक्शन में, तो जो इनोसेंट होते हैं वो भी पिसते हैं। ये भी साथ है। ठीक है। मैं आपकी मिसाल से भी समझ गया कि एक तरीका है, ये एक रूल है, इसको फॉलो करना चाहिए, इसको दिल में लेने की बात नहीं है। लेकिन मुहिजुद्दीन साहब भी हमारे साथ हैं, असम से जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट है सिटीजनशिप राइट्स असम के। मुहिजुद्दीन साहब, 30 साल की फौज की नौकरी के दौरान फिर किसी ट्रिब्यूनल ने कभी ऐसा नोटिस क्यों नहीं दिया उसको? कोई जांच को भी क्यों नहीं हुई? और अगर ऐसा कोई शक व शुबा है, मान लीजिए अगर वाकई कोई ऐसा शख्स रहे तो खुदा ना खास्ता फौज में वो घुस जाए और किसी भी तरह से अपना काम कर रहा हो, तो ये तो बड़ी खतरनाक हालात है। देखिए, मैं जी न्यूज के तरफ से आप लोगों ने जो अरेंजमेंट किया इसके लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। असम में ये फॉरेनर्स मूवमेंट को लेकर एक जंगल राज चल रहा है। आप लोग नहीं जानते यहाँ कितना जुलूम सितम हो रहा है। ये खाली अजमल साहब का बात नहीं है, यहाँ लाखों आदमी जो मुसलमान है और थोड़ा बहुत बंगाली हिंदू है जी, इन लोगों को नाम 1913 सन 1936 48 51 66 71 एनआरसी में नाम है जी। वो 100 साल का बूढ़ा आदमी जिसका प्रॉपर्टी है जी, सब लोगों को सब कागज रहते हुए बांग्लादेशी बना रहा है। ये कंस्पिरेसी है, ये कोई बांग्लादेशी वाला बात नहीं है। ये लोग आसाम में ये लोग ऐसा माहौल
60 से पैदा करके रखा कि आसाम में बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। आप लोग नहीं जानते। ठीक है, बोलता है कि बांग्लादेशी मुसलमान। आपके पास भी आऊंगा नवीन, मैं आपके पास आऊंगा सर। लेकिन नवीन कुमार जी, मेरा यहाँ आपसे सवाल है, हुकूमत आ गई है वहां पर बीजेपी की, अजमल हक भी ये बात कह रहे हैं कि इसमें फिरकावाराना एंगल भी है कहीं ना कहीं, इस रूप में भी, इस तौर पर भी हमें परेशान किया जा रहा है, क्या जवाब दें? सर सबसे पहले मैं ये हमारे जो असम से जुड़े हैं इनका मैं सवाल का जवाब देना चाहूंगा। मैं एक आपका सवाल का जवाब दूंगा, सुन लीजिएगा मेरी बात सुन लीजिएगा। 2004 में भारत सरकार ने यही संसद में बांग्लादेशी घुसपैठ पे बोला था कि 50 लाख बांग्लादेशी केवल असम में घुसपैठी हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है और संसद के पटल में बोला गया। मैं केवल असम का डाटा दे रहा हूं आपको, पूरा नॉर्थ ईस्ट का डाटा नहीं दे रहा हूं आपको, केवल असम का डाटा दे रहा हूं। आप सुन लीजिए, सुनते जाइए सर। बांग्लादेशी घुसपैठी किस तरह से हमारे को परेशान किए उसका अगला उदाहरण ले लीजिए। 1985 में जब राजीव गांधी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, राजीव गांधी और हमारे पास AASU, इन दोनों के बीच में जब एक एकॉर्ड पे एक साइन हुआ एग्रीमेंट, और जो 1986 में इंप्लीमेंटेशन हुआ वो आज तक काम नहीं किया। लेकिन यही सरकार आई जो सरकार 2015 में हमारे सरकार जो आई वहां पे असम में, हमारा ये मुद्दा था असम में हमारे ट्रिब्यूनल में, जो फॉरेन ट्रिब्यूनल हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट आया 1986 में, उसमें सबसे बड़ा 100 से ऊपर ट्रिब्यूनल में ये शिकायतें आई थी जो कि केवल घुसपैठ को लेकर के आई थी। और इसका ये सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। और ये बहुत बड़ा असम में एक मुद्दा था हमारे इलेक्शन कैंपेन में, और हमने वादा किया था वहां के जनता के बीच में कि हम आएंगे और इस बात को उठाएंगे और एक एक लोगों को ट्रैकिंग करेंगे कि कितने लोग इमिग्रेंट हो रहे हैं, कितने लोगों। नवीन जी, वादा किया था, आपकी हुकूमत बनी, ये मुद्दा भी हो सकता है, लेकिन क्या इस तरह से लोगों को परेशान, अगर कोई इल्जाम ये लगा रहा है कि मुझे तो बेजा परेशान किया जा रहा है, और अजमल हक कहते हैं कि वो क्यों परेशान किया जा रहा है? मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी 2003 में, तो हमारे रेस्पेक्टेड ऑनेबल, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए जरा, मेरी बात सुन लीजिए जी, मैं लौटूंगा आपसे बात करेंगे। जी बोलिए आप। तो मेरा बात पहले तो सुन लीजिए आप। सुनिए, अभी तक करीब 6000 लोग आसाम के 6 डिटेंशन कैंप पे हैं। सुन लीजिए जरा। हाँ सर सुन लीजिए, जिसका सवाल उठा रहे हैं ना उसी का मैं जवाब दे रहा हूं आपको, उसका भी जवाब दे दूंगा सर, उसका भी जवाब दे दूंगा। आप क्या कर रहे हैं वहां पर, और आप किस मानसिकता से जी रहे हैं, किस मानसिकता को आपने वहां फैला रखा है, उस मानसिकता को हमने आपके तुष्टिकरण की नीति को तोड़ने की कोशिश की। मैं आपके पास आ रहा हूं, सलमान निजामी साहब, और आप समझ लीजिए लगा रहे हैं 2003 में हमारी सरकार APJ अब्दुल कलाम के साथ में इनको जेसीओ का बनाया। नवीन जी, सलमान साहब, नवीन जी लौट रहा हूं, सलमान साहब, अगर घुसपैठ है तो आपके दौर में भी नहीं होगी, आप लोगों ने ठीक तरह से निपटा नहीं। देखिए, आज बीजेपी उससे निपट रही है, तो तकलीफ हो रही है क्या? देखिए, मैं इनसे, अरे सलूट क्या कर रहे हैं, आप तो एक्सपोज हो गए, आप तो एक्सपोज हो गए हैं, आप तो एक फौजी को कह रहे हैं कि वो आतंकवादी है। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप अरे आपने बात कर ली, हमें बात कर रहे हैं। नवीन जी ऐसे बात नहीं होगा। सलमान जी आप बोलिए, मैं लौटा हूँ। देखिए, ये पूरी बात सुनिए, बहुत गलत बात। देखिए, बांग्लादेशी जेल में नहीं है, लेकिन जिसको आप बांग्लादेशी बना कर रख दिया, आप आइए। सर एक लोगों को ट्रैक कर रहे हैं, इसीलिए तो पेट पे दर्द हो रहा है आप लोगों को। अरे ट्रैक क्या, फौजी को ट्रैक कर रहे हैं आप क्या ये बोलेंगे कि फौजी आतंकवादी है क्या? आप ये बोल दिए, आप स्टूडियो में बोल दिए, आप बोले हैं कि फौजी आतंकवादी है क्या? ये फौजी मुसलमान है, इसीलिए आप इसके पीछे बढ़े। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, आपने तो ये कहा था कि हिंदुओं को वहाँ बसाएंगे, आपने क्या किया? आप एक फौजी को कहते हैं कि आप कूड़ा साफ करिए, 700 से ज्यादा फौजी आपने मार दिए, और
आप सवाल का जवाब दीजिए कि ये फौजी भी आतंकवादी है क्या? आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इन फौजियों के नाम पे राजनीति करते हो, लेकिन आज ही आप कहने को तैयार हो फौजी जो है वो आतंकवादी है। ये तो बहुत शर्म की बात है। नवीन जी, सलमान जी, नवीन जी, ये तो शर्म की बात है। आप एक फौजी को आतंकवादी बोल रहे हो जिसने 3 साल अपनी जान की परवाह नहीं की और देश की सेवा की। असम में जो आपने हाल किया है ना हिंदुओं का, वो किसी से छुपा नहीं है। नवीन जी, यही घुसपैठी आते हैं और उनका आपका इलेक्शन का ट्रेंड है। नवीन जी, मेरा सवाल, यही आपका इलेक्शन का ट्रेंड है, ये आपका चलने नहीं हिंदू दिया मुसलमान जाएगा। करवाना। नवीन जी, सलमान जी, एक नवीन जी, मोइनुद्दीन जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन मेरा सवाल प्रोफेसर देवराज सिंह जी से है, सियासी तज्जियाकार है। जरा ये फॉरेन ट्रिब्यूनल पे चूंकि बात चल रही है तो जरा इस पर भी रोशनी डाल दीजिए। अभी 100 से ज्यादा फॉरेन ट्रिब्यूनल हो चुके हैं जो काम कर रहे हैं, और ये जो है मोटे तौर पर हमें जितना समझ में आता है ये कि बांग्लादेशी जो घुसपैठिए या जो फॉरेनर्स हैं जो हमारे यहाँ किसी भी तरह से इलीगल तौर पर रह रहे हैं उनकी पहचान करना। जरा इस पर रोशनी डालिए प्रोफेसर देवराज सिंह जी, कैसे ये काम करते हैं और क्यों फिर इन पर इतने सवाल उठ रहे हैं? देखिए, जिस तरह से घुसपैठ हो रही है नॉर्थ ईस्ट में ये ज्यादा है पहले से ये मुद्दा, लेकिन जो नागरिक हैं यहाँ के जी, और जिस तरह से गवर्नमेंट का सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि नेशनल सिक्योरिटी जी, और नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से गवर्नमेंट ये सारी चीजें करती है कि कौन कहाँ रहा है, कैसे देख रहा है। लेकिन जहां तक ये सैनिक की जेओसी जो आर्मी में जेसीओ रहे हैं, जूनियर कमीशन 30 साल इन्होंने सर्विस दी है और उनको उस तरह से नोटिस दिया जा रहा है, तो इससे पहले मुझे लगता है कि इनके बारे में थोड़ी जानकारी अच्छी तरह से ले लेनी चाहिए थी जी, क्योंकि उसे डायरेक्टली हम उस तरह से उन्हें दें, तो क्योंकि सैनिक पहले ही सारी इंक्वायरी हो चुकी है। कोई भी रिक्रूटमेंट होता है तो उस समय रिक्रूटमेंट के बाद इंक्वायरी होती है और उस इंक्वायरी में सारी रिपोर्टें जाती हैं जी, और उसी के अकॉर्डिंग जब एज का भी बता रहे थे मेजर जनरल साहब जी, तो उस समय भी ये बताया जा रहा है कि उनकी एज उससे पहले है, तो वो तो बिल्कुल वहां पे फिट बैठता ही नहीं है मामला। तो यहाँ पर जो सम्मान है सैनिकों का, चाहे किसी भी समुदाय का है, इसमें हम अब्दुल हमीद शहीद को भी देखते हैं जी, जो जिस समय उनका रोल रहा है, तो उसको हमें उस तरह से नहीं देखना है। दिक्कत हमारी ये है कि शरणार्थी बहुत ज्यादा आ रहे हैं और उन शरणार्थियों को किस तरह से रोका जाए, किस तरह से उनको उसको हम देखें। तो इसी जांच पड़ताल में ट्रिब्यूनल, क्योंकि ट्रिब्यूनल जो है कोई उस तरह से डायरेक्टली किसी सेंटर से और गवर्नमेंट से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो वो जो एजेंसीज हैं, जो गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है लोकल, तो उसका ये हो सकता है कि वो उसे सही से नहीं समझ पा रहा हो, उस तरह के नोटिस खामी हो गई हो, तो यहाँ पर कुछ न कुछ मुझे लगता है धोखा। ये मैं इस बात को मानता हूँ, ये सैनिक हैं, उनके सम्मान को ये ठेस है, क्योंकि उनको जिस तरह से 30 साल उन्होंने सर्विस दी, उस सर्विस में उनको किसी भी सैनिक को उस तरह से नहीं, अगर वो दोषी नहीं है। एक मिनट, एक छोटा सा वक्फे का इशारा हो रहा है, लेकिन मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाहते हैं, जो कि आप बार बार कुछ कहना चाहते थे इन तमाम इस बहस के बाद? जी देखिए, मुझे आपको 1 मिनट देना पड़ेगा जी। एज ए फौजी मैं आपको बहुत ब्लंटली बोलना चाहता हूं, चाहे किसी को अच्छा लगे या खराब लगे। मेन मुद्दा क्या है जी, आप मैक्रो इश्यू पे सोचिए। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यह है कि जहां जहां मुस्लिम भाइयों का पॉपुलेशन बढ़ता है वहां वहां हिंसा होती है और जुल्म ढाला जाता है हिंदुओं पे। यह सच है। कश्मीर एग्जाम्पल है, 1990 का एग्जाम्पल साफ है। तो मैं खाली एक चीज कहना चाहता हूं, मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहता हूं और हिंदू भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं। ये मादरे वतन हिंदुस्तान हमारा है, हम दोनों भाई हैं। हम दोनों भाई प्रेम की भाषा क्यों नहीं बोल सकते? हम हिंसा और घृणा का पेड़ को क्यों उसमें हम पानी डाल रहे हैं? और ये अविश्वास, मैं आपको बता रहा हूं, ये अविश्वास की आग जो है उसमें मुसलमान भाई भी जलेंगे और हिंदू भाई भी जलेंगे। इस चीज को समझने की जरूरत है। ठीक है, नहीं तो एक सेकंड और 2 सेकंड और जी, नहीं तो विराथू की तरह एक बंदा खड़ा होगा और यहां पर बहुत बहुत
कष्ट हो जाएगा। ठीक है, आप एक चीज बताइए, जी। रोहिंग्या के केस में जी। आप पूरे विश्व के मुसलमानों का ठेका ले रहे हैं। अरे आप मादरे वतन हिंदुस्तान है, यहाँ के मुसलमान भाइयों का भला की बात करो, आप रोहिंग्या के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? सवाल वही है सर कि कहाँ इस मामले में मैं इस मामले की बात कर रहा हूं। एक व्यक्ति ब्रेक के बाद आइए, फिर मुझे बोलने का दिल मौका इसलिए दीजिए। टूट गया, वो खुद कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ आप इस तरह का भी ब्रेक के एंगल हो बाद सकता है, बोलने का और जो मौका असम से भी दीजिए। इल्जाम लग रहा ब्रेक के बाद है उस फिर पर बोलने का बहस करना, मौका बात दीजिए। करना जरूरी है। वो कितना सच है कितना नहीं वो एक अलग मसला है, लेकिन इस पर इसका ऑपरेशन होना चाहिए। एक छोटा सा वक्फा, इस पर बहुत संजीदा बहस हम करेंगे। आप जरूर बने रहिए आज के मुद्दा के साथ। रिटायर्ड फौजी जिन्होंने 30 साल मुल्क की खिदमत की, उन्हें अब मुश्तबा वोटर की कैटेगरी में रख दिया गया, उसके दर्जे में रख दिया गया, मतलब संदिग्ध वोटर, मुश्तबा वोटर। ये उनके लिए, उनका कहना है, बहुत ज्यादा बेइज्जती की बात है। वो दुखी हैं। हालांकि 13 तारीख को वो अपनी बात रखेंगे, लेकिन ट्रिब्यूनल्स को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। असम से मोहिउद्दीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहिउद्दीन साहब, जैसा कि नवीन कुमार साहब कह रहे थे कि पहले ट्रिब्यूनल्स को, इस तरह के फॉरेन ट्रिब्यूनल्स को पावर ही नहीं थी। जब से सोनोवाल सरकार आई है, पावर्स मिले हैं, तो लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। अब अगर कोई ट्रिब्यूनल्स किसी से सवाल कर लेता है तो उसमें इतना घबराने की या उसकी बात है क्या? इस पे दिल पे लेने की क्या बात है? सुनिए जी। फॉरेनर्स या बांग्लादेशी को भारत से, जी हाँ भारत सुनिए, हाँ, हम आसाम में आज करीब 36 ईयर से कौम से जुड़े हुए हैं। जी। हेलो। जी जी। तो कोई भी मुसलमान या बंगाली हिंदू आज तक हमको नहीं मिला जी जो बोलता है कि फॉरेनर्स इंडिया में रहे। और ट्राइब्यूनल हुआ, हम लोगों का कोई इतराज नहीं है। लेकिन भाई एक बात सुनिए, मैं वहां जो आपके स्टूडियो में मौजूद है, मैं सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जी। किसी के जो फॉरहेड है, जो कपाल है, इस गर्दन में नहीं लिखा रहता है कि ये बांग्लादेशी है, इंडिया में नहीं लिखा रहता है ना जी। तो वो तो डॉक्यूमेंट से साबित करेगा कि मैं इंडियन हूँ या इंडियन नहीं हूँ। आप असम में अभी देखिए 6 डिटेंशन कैंप है जी। 6 डिटेंशन कैंप में करीब 6000 मर्द और औरत बंदी हुआ है। मैं आपके वहाँ जो साहिबान मौजूद है उन लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आइए असम में डिटेंशन कैंप पे जाइए। जिन लोगों को बांग्लादेशी बना के रखा है उसमें 2% भी बांग्लादेशी नहीं है। 2% भी बांग्लादेशी नहीं है, क्योंकि उनका सब डॉक्यूमेंट है, सब डॉक्यूमेंट है उनके पास। जरा सा नाम में मेरा नाम मोइजुद्दीन महमूद है, तो अगर मोइजुद्दीन अहमद हो गया कि तुम बांग्लादेशी हो। मेरा बाप का नाम को भी लिखा है तशर अली अहमद, कहीं लिखा है महमूद होना चाहिए, वो तुम बांग्लादेशी हो गया। कभी डॉक्यूमेंट में 1-2 साल का डिफरेंस हो गया, तुम बांग्लादेशी है। और 50,000 आदमी को, मेरे भाई सुन लीजिए जी, 50,000 आदमी को बांग्लादेशी डिक्लेयर कर दिया जी। हजारों ऐसे आदमी हैं जिन लोगों पर कोई नोटिस नहीं दिया गया। 8 साल 3 महीने एक आदमी नजीमुद्दीन अहमद है जो होजाई थाना का इलाका है, उसको 8 साल 6 महीना जेल में रखा। बाद में देखा गया कि उसका नोटिस ही नहीं मिला उसको। ठीक है, आपकी जितनी बात समझ में आती है वो ये है कि वहां पर आपके मुताबिक जुल्म सितम हो रहा है। नवीन कुमार जी जवाब दीजिए। बीजेपी की वहां पर हुकूमत है और टारगेट किया जा रहा है, सीधा इल्जाम करिए। आप लोग आइए डिटेंशन कैंप में आइए, नवीन जी, प्रेसिडेंट सिटीजनशिप सब कागज है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप इतने दिनों से असम में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए काम करते हैं, यदि वाकई आप काम करते हैं तो आपने एक भी आवाज उठाई? आप एक पहले सवाल का जवाब दीजिएगा। दूसरा, कभी भी जब बांग्लादेशी घुसपैठी असम में इंटर किए आपने उसके खिलाफ में एक भी आवाज उठाई? क्या आप मानते हैं या नहीं मानते हैं कि बांग्लादेश में घुसपैठी आए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी असम में इंटर किए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी नॉर्थ ईस्ट का स्थिति को खराब कर रहे हैं? आप ये मानते हैं या नहीं मानते हैं? एज ए इंडियन सिटीजन होने के नाते आपका बड़ा अच्छा नाम है कि आप कहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट सिटीजन चलाता हूं। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं कि एज ए सिटीजन आप अपने कलेजा पर हाथ रखिए और आप बताइए कि ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं ये
वहां की अर्थव्यवस्था से लेकर के वहां की सारी स्थितियों को खराब करके, और जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी समस्याएं बढ़ रही हैं, ये उसका सूत्रधार है बांग्लादेशी, और इनको हम निकाल करके छोड़ेंगे, ये समझ लीजिए। और उनको ट्रैक करके एक एक लोगों को डिपोर्शन करके वहां भेज देंगे वापिस, उनको जाना पड़ेगा सर। एक मिनट, सलमान निजामी साहब, मुहिद्दीन साहब को आपने भी सुना, नवीन कुमार जी ने अपनी बात रखी, आप क्या कहेंगे उनके सवाल पर या उनके इल्जाम पर? नवीन जी सुन लेते हैं, आप तीनों का जवाब दे दीजिए। सलमान जी, नवीन जी, आप तो वहां के लिए काम करते हैं, असम के लिए, और गंगा जमुनी तहजीब के अंतर्गत बात कर रहे हैं आप, देश पूरा सुन रही है आप। नवीन जी हमारी बात तो सलमान जी भी तो उनके सवाल मेरे से नहीं, आपसे भी है और आपसे भी है, हुकूमत वहां पर उन्होंने भी चलाई है, इसलिए सवाल मेरे से है। बीजेपी की सरकार वहां, अरे सवाल तो आप पे है, बीजेपी आप भी सवाल, हमारा सुनिए ना, हमारा सवाल तो सुनिए ना, आप बोल रहे चिल्लाने से आप सच्चे साबित नहीं होंगे। हमारी नवीन जी ऐसे नहीं चलेगा, यही डिक्टेटरशिप आपके सलमान जी आप सेवक कर रहे हैं, वही आप कर रहे हैं यहाँ स्टूडियो में बैठ के। सलमान जी आप डिबेट हो रहा है, मोहिद्दीन साहब की बात पर अपनी बात करने के लिए, सलमान इसका परिणाम भारत की जनता देती है, हमें आशीर्वाद देती है और रोज दे रही है। नहीं देते तो क्या दूं? सलमान जी आप बताइए ना, प्रेसिडेंट की सवाल है, मेरा जवाब दे दीजिए। जी ऐसे नहीं चलता। हाँ बोलिए सलमान जी। जवाब तो दूं, लेकिन कहाँ देने देता? सुनिए, बात यहाँ एक फौजी की थी, सुनिए, बोलिए तो। अच्छा सुनिए, बोलिए सर। साहब ने जो बोला कि बांग्लादेशी घुसपैठिया आसाम का हालत को बिगाड़ रहा है जी, और उसका पॉलिटिकल पावर ले रहा है। सुनिए जी जी मैं सुन रहा हूँ, बोलिए तो। पॉलिटिकल पावर आजादी के पहले मुसलमानों के हाथों में था सर, 47 के पहले मत जाइए ना। सुनिए अरे 2017 में बात करिए सर, आप कहाँ चले गए पीछे? बात कर रहे हैं। चलिए हमारा मुद्दा यहाँ भटक ना जाए, हम अजमल हक की बात करें। मैं एक बार फिर सिन्हा साहब के पास जा रहा हूँ। दो चीज बता दीजिए सिन्हा साहब, क्या 3 दहाई तक को कुछ देना चाहते हैं तो सिन्हा साहब क्या 3 दहाई तक फौज में नौकरी करने के बाद शहरियत साबित करना होगा उस शख्स को? आप कह रहे हैं ये एक आम बात है, रूटीन, इसमें इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या कोई खामी है? क्या कोई खामी हो गई? क्या कोई दिक्कत हो गई जिसकी वजह से इनके पास नोटिस पहुंच गया? क्या इसे खामी के तौर पर देखा जाए या एक रेगुलर प्रोसेस है? ये मिस्टर इमरान जी, इसको एक प्रशासन की एक पद्धति, एक स्वरूप समझ के देखना होगा। इसको क्या एक चीज बताइए, हक को, अजमल हक को टारगेट करके कोई वहां का स्टेट गवर्नमेंट या आर्मी को कोई सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है? कोई आनंद मिलता है? नहीं। एक ये रियलिटी चेक हो रहा है, उस चेक में एक इंडिविजुअल पे बोला जा रहा है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स साबित कीजिए। इसमें इतना क्या भावनाट है? और मिस्टर इमरान, मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मैं रिपीट करना चाहता हूं, क्योंकि एज ए फौजी मैं हमेशा स्ट्रेटजी की बात करूंगा, मैं माइक्रो चीज में नहीं फंसूंगा। जो मेन यहां समस्या है कि जब अभी सोशल मीडिया पे 2 दिन पहले कहीं से मेरे को पास आया, एक मुल्ला बोलते हैं हर एक हिंदू के घर में घुस के हम कुरान पढ़ेंगे। ये क्या है? आप बताइए। इससे मिस्टर इमरान, बी वेरी फ्रैंक, इससे हमारा सर, आप हिंदू नहीं होल्ड ऑन, नहीं, वही मुद्दा है, वही मुद्दा है। मुसलमान था इसलिए आप कर रहे हैं, यही मुद्दा है। यही तो आपने साबित कर दिया, यही वो फौजी नहीं, वो मुसलमान था इसलिए आप देश को गुमराह करने में लगे हैं। देखिए, आसाम में अगर सिन्हा साहब से मेरा सवाल है, सिन्हा साहब से मेरा सवाल है कि अगर अजमल हक ने अपोज किया, उसने अपना दुखड़ा रोया, उसने अपनी बेइज्जती की बात कही, तो वो मुसलमान है इसलिए उसने ऐसा किया, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, हाँ, मैं अजमल हक में बात नहीं कर रहा हूं। मैं अजमल हक की बात नहीं, मैं अजमल हक की बात नहीं कर रहा जी। मैं, देखिए, मैं तो आपको फिर क्लैरिफाई कर रहा हूं। डिबेट तो उसी पे, एक सेकंड होल्ड ऑन, मैं जवाब दे रहा हूं ना। एक सेकंड सुन लेते जी। मैं आपको जो मेन मुद्दा है उसका आईना दिखा रहा हूं। आप मेन मुद्दा से मत भटकिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। सर, मेन मुद्दा जो है, मेरे भाई 30 सेकंड लोग मर रहे हैं इस देश में। 30 सेकंड मेरे को दे यार। आसाम में फ्लड आया, 30 सेकंड दोगे तो मैं बोलूंगा ना। सर, हमें तो बात कर रहे हैं, 30 सेकंड के बाद बात करो ना। एक सेकंड ऐसा है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, दोनों भाइयों को, हिंदू और मुस्लिम भाइयों दोनों को यह समझना पड़ेगा कि को एग्जिस्ट करने की जरूरत है। यदि आप
अविश्वास का पेड़ लगाएंगे तो उसमें कांटे निकलेंगे, दोनों जलेंगे। हिंदू मुसलमान बस, बात नहीं है। और यही बात है। सलमान जी, मेरा सवाल ये है, फौज को हिंदू मुसलमान क्यों करवाना चाहते हैं बार बार में? जो डिबेट हो। सलमान जी, मेरा सवाल ये है, मेरा 2 सवाल साल ये में वहां है, फेल हो मेरा सवाल ये है सलमान जी, पॉपुलेशन बढ़ता है वहां क्या फौज को आगे नहीं आना चाहिए? अब अगर एक साबिक फौजी पर ये इल्जाम लग रहा है तो क्या फौज को भी इस मामले में आगे आना चाहिए? बिल्कुल आए हो। आज अगर आप वहां के आर्मी जनरल का स्टेटमेंट देखेंगे, उन्होंने कहा है उनके 2 बच्चे जो हैं, उनके 2 बच्चे जो है वो आर्मी स्कूल में पढ़ते हैं, और आज वहां आर्मी जनरल ने स्टेटमेंट दिया है। मैं काफी अप्रिशिएट करता हूं उस चीज को कि उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से जो मदद दी जाएगी हम करेंगे, हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन मुद्दा कुछ और है। मुद्दा ये है कि इस इशू को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है, वो पॉलिटिसाइज आप कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप फ्लड देखिए, आप आसाम में फ्लड की स्थिति देखिए, लोग मर गए, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है। तो बीजेपी अगर कोई फौजी है, बीजेपी ने फौज के नाम पे यूपी में इलेक्शन लड़ा, सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पे फौज काम करती है। मोदी जी अपनी छाती ऊंची करके कहते हैं कि हमने काम किया। अरे आप तो फौजियों को ये कहते हो कि आप पूरा साफ करो। आपने तो फौजियों को इतना जलील कर दिया और इतना इस्तेमाल कर दिया। इन 3 सालों में आपके फौजी जो है 700 से ज्यादा फौजी हमारे मर गए, और आपने क्या किया? नक्सलवाद की समस्या, नक्सलवाद की समस्या, अरे कहां से नक्सलवाद? हमारे मर गए, क्या एक्शन किया आपने? क्या किया? ये फौजी जो है 30 साल सेना में रहा, और आज यहाँ बोल रहे हो आप कि वो आतंकवादी है। नहीं, आतंकवादी नहीं बोला, नहीं, गलत सलमान साहब, नहीं, सलमान साहब गलत नहीं। आपने सब उनको आतंकवादी नहीं कहा गया है, उनको आतंकवादी नहीं कहा गया, उनको कहा गया कि क्या आप बांग्लादेशी तो नहीं है, इस बात को साबित कीजिए, इसके कागज पेश कीजिए, इसके कागज पेश कीजिए। वहां के रिफ्यूजी सेना में रह करके और देश का सेवा आज से नहीं 47 नहीं, तो ठीक है देवराज सिंह जी, फिर इसको इस नजरिए से देखें, इसको इस नजरिए से देखें क्या गुलजार शर्मा साहब लगा रहे हैं, और हक साहब, देवराज जी, हक साहब हमारे सेना के नवीन जी सबको बोलने का मौका देते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको सल्यूट करती है सेवा के लिए। लेकर रखा है क्या? लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं और सलमान जी, जनता को समझाना पड़ेगा कि ट्रिब्यूनल क्या होता है। ट्रिब्यूनल एक संविधानिक संस्था है, और संवैधानिक संस्था कोई अधिकार है कि वो जब भी चाहे, जिससे चाहे, वो पूरा समानता के साथ में नोटिस और उसका रिपोर्ट। देवराज जी, सलमान जी, हमारे हक साहब जाएं और 13 तारीख को अपना डॉक्यूमेंट सबमिट करें। वो तो जाएंगे, वो तो रखेंगे आप, ठीक है, दिक्कत नहीं है, वो रखेंगे। देवराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जैसा कि नवीन जी भी कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल्स को अब ताकत मिल गई है, पहले वो खामोश थे, तो ये ताकत का कहीं बेजा इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, एक बात। और ये जो तरीका है, खासतौर से एक साबिक फौजी के साथ, आप कह रहे हैं कि आप भी ये बात कह रहे थे कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसको उसी ढंग से देखना चाहिए, लेकिन ताकत ज्यादा तो नहीं मिल गई इन ट्रिब्यूनल्स को, कहीं बेजा इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ और जो बात नवीन जी कह रहे हैं कि आतंकवादी है, सारे घुसपैठिए, और अगर एक साबिक फौजी को भी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट अभी मारकर चला जा रहा है, उसको साबित करना होगा, तो फिर सीधे तौर पर उन पर भी इल्जाम है कि आप भी दहशतगर्द हैं। देखिए, जो ट्रिब्यूनल को पावर दी गई और ज्यादातर ट्रिब्यूनल बनाए गए 100 के लगभग ट्रिब्यूनल हैं संविधान के दायरे में, वहां पर उनको जो शरणार्थी जो आ रहे हैं, यानी जो वहां पर आए हैं, इस तरह के जो लोग हैं, जैसे इलीगल जो इमिग्रेंट हैं, तो उनके ऊपर केसेस बहुत चल रहे हैं पहले से ही, तो उनको बहुत ज्यादा लोग वहां पर आ रहे हैं, तो ट्रिब्यूनल बनाना बहुत अच्छी बात है। उन केसेस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, क्योंकि लोगों पर भी है, तो आइडेंटिफाई करें, और ये जो प्रॉब्लम जो आ रही है, इन लोगों इसको सॉल्व करने के लिए एक अच्छी शुरुआत है कि पावर भी दी गई है, उससे ज्यादा समय तक हम डिले भी ना करें। और इस कड़ी में मैं ये कहूंगा कि ट्रिब्यूनल जो काम कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जहां तक नहीं शक इसलिए ट्रांसपेरेंट या इस बात पे दम इसलिए लगता है, पहले उनकी अहलिया को 2012 में नोटिस दिया गया, ठीक है, उन्होंने साबित कर दिया कि वो हिंदुस्तान के ही हैं, उनके वालिद साहब का नाम भी यहाँ की वोटर लिस्ट में है, उनकी माँ का नाम भी यहाँ की वोटर लिस्ट में है, अब उनको दे दिया गया, तो उनको ये लगता है कि भाई कहीं हमें कहीं ना कहीं बेइज्जत किया जा रहा है। वो साबिक फौजी हैं, वो किसी और को, आम सिविलियन को दिया जाता तो शायद हम उसको इतनी संजीदगी से नहीं लेते, वो एक रूटीन प्रोसेस, लेकिन एक फौजी साबिक है, वो कह रहा है कि मुझे अफसोस हो गया 30 साल में कभी क्यों नहीं दिया गया, तो उनको इस बात का अफसोस हो गया। देखिए, जो बात होनी चाहिए, देशभक्त है उससे फीलिंग होगी, तो जो भी व्यक्ति है देशभक्त है तो उससे फीलिंग होगी, आप जो बता रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो ट्रिब्यूनल कोर्ट ने जो दिया है, उसी कोर्ट ने नहीं दिया, अलग अलग
कोर्टों ने दिया है। तो ये हो सकता है ये जो प्रोसीजर है इनका वेरिफिकेशन का जो अभी बता रहे थे वो प्रोसीजर होगा। तो अलग अलग कोर्ट दे रहे हैं, एक कोर्ट नहीं दे रहा है, तो ये उस प्रोसीजर में भी आ सकता है। लेकिन ये है कि उस तरह से जब कब उन्होंने ज्वाइन किया है आर्मी, उस बात को मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि उसमें वो कहीं पर भी वो सिटीजनशिप उनका पहले दिख रहा है। जी बिल्कुल। तो उस कड़ी में क्योंकि जो सम्मान है कुछ कहना चाह मैं लौटूंगा उसके सम्मान बहुत कम वक्त में अभी बात रखिएगा, मुझे एक वक्फे का ब्रेक। यहाँ पर हमें कम्युनिटी से बात नहीं करना है, यहाँ पर जो व्यक्ति सर मैं लौट रहा हूँ आपकी बात सुनने के लिए, ब्रेक के बाद लौट रहा हूँ, एक ब्रेक का इशारा मैं लौट रहा हूँ नवीन जी आपके पास। एक छोटा सा वक्फा, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, इस बहस को और आगे बढ़ाएंगे। बहुत संजीदा बहस है और इसको बहुत सारे नजरियों से इस वक्त देखने की जरूरत है। अभी लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मेरे साथ नवीन कुमार हैं, बीजेपी के तर्जुमान सलमान निजामी साहब हैं, कांग्रेस के तर्जुमान रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट प्रोफेसर देवराज सिंह है, सियासी तज्जियाकार और मुहिद्दीन महमूद साहब हैं, प्रेसिडेंट है सिटीजनशिप राइट्स असम के, फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। और हम बात कर रहे हैं अजमल हक की। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत गर्मा गर्म बहस हुई और मौजू भी कुछ ऐसा है, लेकिन सिन्हा साहब की बात कुछ अधूरी रह गई थी, वो अपनी बात पूरी करते फिर आगे बढ़ते। जी जनरल सिन्हा साहब अपनी बात रखिए। मिस्टर इमरान जी, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन में फिर कुछ बहुत अहम मुद्दा उठाना चाहता हूं। जब इस देश में वोट बैंक की राजनीति बाकी सब प्राथमिकता को जीरो कर देती है, जब सेकुलरिज्म का गलत परिभाषा दिया जाता है, जब अपीजमेंट पॉलिसी की जाती है खाली वोट बैंक की राजनीति में, जब वेस्ट बंगाल स्टेट ऐसे स्टेट में जहां दुर्गा माता की पूजा बहुत प्रायती पूजा, मैं कलकत्ता में नौकरी किया हूं, फोर्ट विलियम में पोस्टेड था मैं, वहां दुर्गा पूजा में जो माहौल होता, जो इंपॉर्टेंस होता था, उसको रेलिगेट करके आप मुस्लिम भाई को खुश रखने के लिए आप मुहर्रम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो क्या नतीजा होगा? घृणा या प्रेम? ये मैं देश से सवाल पूछना चाहता हूं। हम दोनों भाई घृणा के छाए में जीना चाहते हैं और घृणा के अग्नि में झुलना चाहते हैं, या प्रेम के बहुत मधुर वातावरण में जीना चाहते हैं? और दुश्मन चाहता है देश कि हम लड़े मरे, उस ट्रैप में फंसना है तो आई कांट हेल्प इट, फंसो। मैं स्क्रिप्ट देख सकता हूं, 25 साल के बाद इस देश में क्या होगा मैं स्क्रिप्ट दे सकता हूं। मैं उस काले बादल को देख रहा हूं। यदि काले बादल बारिश करना चाहते हैं और हम लोग इतने बेवकूफ हैं, तो हम लोग यही डिजर्व करते हैं। और बर्बादी की तरफ यदि जाने चाहते हो तो जाओ। ठीक है। सलमान निजामी साहब, जो नवीन जी भी इल्जाम लगाते रहे, या जो सिन्हा साहब भी कह रहे हैं कि माहौल पहले से क्रिएट होता रहा, अब अगर इससे सख्ती से निपटा जा रहा है तो तकलीफ होने लगती है। ये इशारा आप लोगों की तरफ होता है, कांग्रेस की हुकूमतों की तरफ होता है कि किस तरह से माहौल को क्रिएट करने दिया गया। तो इस पर क्या कहेंगे आप? और कहीं ना कहीं अजमल हक का मामला, जैसा कि अजमल हक कह रहे हैं और जो सिन्हा साहब और नवीन जी कह रहे हैं, वो इसी तरह से कुछ इसी तरफ घूम कर आ रहा है। देखिए, मैं सबसे पहले अजमल हक को एक हिंदुस्तानी मानता हूं। अगर आप अजमल हक को हिंदुस्तानी पहले मानिए, फिर बाद में उसको अजमल हक मानिए। जैसे जनरल साहब का मैं बहुत इज्जत करता हूं, उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने फिर बात हिंदू मुस्लिम की बात की। बात यहां बहस है, अजमल जो है वो हिंदुस्तानी, वो फौज में रहा है 30 साल। आप हिंदुस्तानी व्यक्ति की बात करें, आप इसमें मुसलमान और हिंदू को बीच में क्यों ला रहे हैं? आप ये बात करिए कि आपका फौजी जो है, जब से भाजपा की सरकार आई है, फौजियों पे जुल्म है। ये सिर्फ अजमल पे जुल्म नहीं, आपका फौजी जो है सुसाइड कर रहा है, आपका फौजी जो है मार रहा है, फौजी जो है, आपका फौजी जो है उसको खाना नहीं मिल रहा है, वो आत्महत्या कर रहा है। और आज फौजियों के नेशनलिज्म पे उंगलियां उठाई जा रही है। एक फौजी ने उसने ये एक्सपोज किया कि उसको दाल खिलाई जाती है, उसमें पानी होता है, और आपने उसको नौकरी से बेदखल कर दिया। ये फौजियों का समान है। आपने फौजियों को बेइज्जत कर दिया। आप फौजियों को ये कहते हैं कि आप बड़े बड़े इवेंटों में साफ करिए, ये फौजियों का समान आपने किया। ठीक है, जवाब कितने फौजियों को आपने मरवा दिया? आप किस तरह की बात करते हैं? गंदी राजनीति कर रहे हैं फौज के नाम पे, फौज के नाम पे गंदी राजनीति कर रहे हैं। आपने वहां पर जम्मू एंड कश्मीर की समस्या आपने नेहरू जी का पैदा किया हुआ है, और आपके राहुल गांधी से संभालने वाला नहीं है। ये कोई संभालेगा तो नरेंद्र मोदी संभालेंगे। इस देश का स्टेट्समैन राहुल है तो नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी इसको संभाल सकता है। और एक एक आतंकवादियों को बुलेट से मार करके उसके घर में 2.5 फीट गाड़ देगा, और गाड़ करके वो इसका जवाब देगा।
और आप उनको अपने दामाद की तरह बना करके और यहाँ पे सेवा देती थी, ठीक है, यहाँ बैठा करके बिरयानी खिलाती थी, लेकिन आपकी और सरकार ये उनके साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नवीन जी, बिरयानी खिलाती नवीन थी, जी, एक गोली नवीन जी, नवीन जी, आप नवीन जी, नवीन जी, डालेंगे, नवीन जी, नवीन जी, ये भारतीय जनता पार्टी नवीन की जी, पॉलिसी है। नवीन जी, पॉलिसी है कि फौजी सलमान जी, सलमान जी सुनिए, सलमान जी, फौजी हमारे सर्वमान्य नवीन जी, हैं, फौजियों को आप और खाना नहीं फौजियों खिला का सकते। जितना हिम्मत उनको हौसला आपने हमारे नौकरी से सरकार में निकाल बड़ा दिया। है, वो जब फौजी उन्हें जानते आवाज हैं। दी। और एक ये बात पूरा सुनिए, देश जानता नवीन जी, है। और नवीन जी, आपने क्या किया, फौजी का हाथ बांध दिया था पीछे से, हमने हाथ खोला है फौजी का। सिन्हा साहब, सिन्हा साहब, सिन्हा साहब, सियासी बातें तो आप सुन ही रहे हैं, सिन्हा साहब सियासी बातें तो आप सुन रहे हैं, लेकिन एक बात जो सलमान साहब कह रहे ठीक हैं, किया। क्या पिछले कुछ महीनों में या कुछ सालों में फौज को लेकर के जो बातें हुई हैं, चाहे बेहतर खाने की हो या फिर उसको लेकर खुद फौजियों ने शिकायत की है, तो क्या कुछ मयार गिरा है क्या? और या जिस तरह से अजमल हक का मामला है, इस तरह की बातें अगर फौजियों के जरिए से सामने आती हैं तो चिंता तो होती है, फिक्र तो होती है। क्या इसको इस नजरिए से भी ना देखा जाए, या ऐसा कहना भी राष्ट्रद्रोह हो जाएगा या मौजूदा हुकूमत के खिलाफ बगावत हो जाएगी? उसको तो नौकरी से निकाल दिया। मिस्टर जी, इमरान, जी, फिर मैं ब्लंटली बोलूंगा जी। कि वही हमारी फौज की वही सिखलाई है कि ब्लंटली सच को सच बोलो, जी। चाहे जो भी होगा देखा जाएगा। फिर मैं बताता हूं, यदि ये सूबेदार साहब अजमल हक मुसलमान नहीं होते तो क्या हम अभी बैठ के डिबेट कर रहे होते? नहीं कर रहे होते, नहीं कर रहे होते। नहीं। क्यों नहीं कर सर, रहे? जो व्यक्ति नहीं कर रहे दाल होते। के मसले पे, कर रहे खाने होते। के मसले पे नहीं। उसने एक वीडियो चलाया, पूरे देश ने उसका सपोर्ट किया, वो तो मुसलमान नहीं था, वो तो हिंदू था। इशू ये भाजपा के लोग इन्होंने तो उसको नौकरी से निकाल दिया। ये इशू क्रिएट की जाती है, क्रिएट किया है सर, है जिसने खाने के बारे में अपील की कि मुझे खाना साफ नहीं मिल रहा है, वो हिंदू नहीं, हिंदू था, मुसलमान नहीं था। आप जो बात कर रहे हैं सिन्हा साहब, जब आपके पास जवाब नहीं होते, आप मुसलमान हिंदू बना सिन्हा साहब, आप जो बात कर रहे आप हैं, फौज की बात करिए। सिन्हा साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि हिंदू और मुसलमान नहीं है। एक अजमल हक साहब को केवल आपने मुसलमानों का ठेका नहीं लिया या हिंदू का ठेका नहीं लिया है। नहीं सिन्हा साहब, आप बहुत संजीदा बात कर रहे हैं, आप बहुत संजीदा बात कर आप रहे हैं हिंदुस्तानियों कि की बात अगर कर कह तो रहा हूं ना, फौजियों की बात कर। सुनिए, सलमान साहब, आप बात सुनिए। ट्रिब्यूनल का सम्मान सिन्हा साहब, मेरा आपसे सवाल है, हिंदुस्तानियों के साथ रहिए, हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाइयों सबकी बात करिए। विश्वास नहीं करते, हिंदू मुसलमान मत करिए यहाँ। नहीं, मैं हिंदू मुसलमान की बात बिल्कुल नहीं जो करता हूं। सैनिक मैं तो अजमल हक साहब खाने की की उस बात वजह को से कह उसको रहा आपने हूं, निकाल दिया, जो वो ट्रिब्यूनल- हिंदू था। आपने ट्रिब्यूनल पर सवाल उठा दिया, जो आत्महत्या और आज ट्रिब्यूनल सैनिक में कर रहे हैं, जब वो केस भी चल रहा हिंदू है, है। आप सब पढ़िए, सिन्हा साहब, आप पढ़ सिन्हा के साहब, जो होमवर्क अमरनाथ में करिए। यात्री सिन्हा अगर साहब, आपको पढ़ने में रुचि नहीं है, सिन्हा आप साहब, पढ़ने क्या के बारे में हमने उस फौजी के बारे में बात नहीं की थी? क्या हमने उस फौजी के बारे में बात नहीं की थी? आप दोनों बात सुनिए, ऐसे नहीं चलता सर। सिन्हा साहब, नहीं, सलमान जी एक बार बात सुनिए। सलमान जी, अजमल हक की बात निकल जाती है आप लोगों की बात से। सुनिए सिन्हा साहब, हमने उन फौजियों के बारे में बात की थी जो अपने खाने की शिकायत कर रहे थे, वो हिंदू थे या मुसलमान, उससे बढ़कर उनका मुद्दा था। आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अजमल मुसलमान है, इसलिए हम इस बात को यहां पर चर्चा करने बैठे हैं? देखिए, क्योंकि देखिए मैं बताता हूं, इसका मेरे पास आप चाहिए तो मैं ऑफ द चैनल, ऑन द चैनल ये एक मुद्दा उठाइए, मैं आपको साबित करूंगा कि जहां भी कहीं मुसलमान भाइयों पे थोड़ा भी जुल्म होता है तो कितना बड़ा इश्यू हो जाता है, और हिंदू पे होता है तो कोई आवाज नहीं उठती। मैंने देखिए, आवाज नहीं उठती। अभी इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम देश में, नहीं, इस देश प्रोग्राम में का सर दुर्भाग्य है। इस प्रोग्राम में 1990 इसका उदाहरण है। इस प्रोग्राम में, उदाहरण इस प्रोग्राम में सर कहीं कोई जिक्र आया, इस प्रोग्राम में कहीं कोई जिक्र आया, इस प्रोग्राम में किसी रिपोर्ट में जब हम आपने पूरी रिपोर्ट देखी, कहीं कहा कि मुसलमान अजमल हक कहा, किसी ने हिंदुस्तान का सेवक, हिंदुस्तान का फौजी का, मुल्क की खिदमत करने वाला कहा, तो आप इसको इस तरफ डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं? शुगर कोटिंग करके मेन मुद्दा को रेलिगेट नहीं कर सकते। शुगर कोटिंग करके आप मुद्दा को डाइवर्ट नहीं कर सकते। मुद्दा क्या है, ये कहा शुगर कोटिंग है इस देश में? ये अजमल हक का मामला कैसे शुगर कोटिंग हो गया? आपको ये जानना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रिब्यूनल क्या है, भारतीय न्याय क्या है, और उस न्याय प्रक्रिया में अजमल साहब को अगर सम्मान है तो उसका सम्मान करना चाहिए, और उसका जवाब जाकर के 13 तारीख को अगला सम्मान का रिपोर्टिंग डेट है। क्या आर्मी के जो चीफ है उन्होंने कहा मैं अजमल की सपोर्ट करूंगा, क्या वो भी देशद्रोही है? किसी को अपने आई कार्ड, अरे इसका जवाब दीजिए ना। परेशानी आ रही है, हमारी फौज कहती है कि हम अजमल के साथ हैं, क्या वो भी देशद्रोही है? कैसे किया है, मुझे शक है। जो भी आपके खिलाफ आवाज उठाता है वो देशद्रोही है।
आप देशद्रोही नहीं, फौज ने भी सपोर्ट किया। मैं मेरे साथ सिन्हा साहब, फौज जब सपोर्ट कर रही है तो आप कह रहे हैं कि आप उनको भी आप शुगर कोटिंग कर रहे हैं। कैसे शुगर कोटिंग? हम देखिए फौज एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। हम अपने रैंक एंड फाइल को डिसोन नहीं करते। जो हम वो फौज का हिस्सा बनता है वो अंतिम सांस तक फौज का भावनात्मक रूप से रहता है जी। फौजी कभी रिटायर नहीं करता, वो फौजी जिंदा लेता है, फौज में जाता है। तो इसी बात का तो अजमल हक को दुख हो गया, इसी बात का तो उसको अफसोस हो गया। मिस्टर इमरान, एक सेकंड, एक फौजी के तौर पर उसको अच्छा नहीं लगा। एक सेकंड मिस्टर इमरान, उसको दुख तब आप लोग को होना चाहिए था यदि फौज उसको डिसोन करती कि भैया इसके क्रेडेंशियल्स में कोई शक है। फौज ने तो कहा हम इसके साथ हैं, सब मदद करेंगे। और क्या चाहते हैं आप? एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूटीन चेक हो रहा है, उसमें फौज बोल रही है कि मैं इसको सपोर्ट करूंगा, हम लोग सपोर्ट करेंगे सब मामले में। क्या प्रॉब्लम है? इतना बड़ा इशू क्या है? एक रूटीन चेक है, उसको रूटीन तरह से एक्सेप्ट कीजिए। फिर सब पे हो रहा है, सब पे हो रहा है। ये हम मानकर चल रहे हैं कि सब पे हो रहा है, ये हम मानकर चल रहे हैं। चलिए, हम ये मानकर चल रहे हैं कि सब पे हो रहा है और अब 13 तारीख को वो जवाब देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसको हमारी चर्चा में या हमने देखा कि इसको उस इश्यू की तरफ ले जाने की कोशिश की गई। क्या ये इतना जरूरी था? इस पर भी आप अपनी राय आगे जरूर रखिएगा, ये बहुत अहम बात है। अब अजमल देखते हैं क्या जवाब देते हैं और उन्हें कितना न्याय मिल पाता है, उनकी बात को किस तरह से सुना जाता है और आगे क्या एक्शन होता है उनके जवाब के आधार पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवीन कुमार जी, बीजेपी तर्जुमान सलमान निजामी साहब, अपनी बात रखने के लिए। बड़ी गर्मा गर्म आप दोनों की बहस हुई, सियासी बातें तो होती हैं ऐसी। रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुंबई से डायरेक्ट हमारे साथ आए और अपनी बात रखी। सर प्रोफेसर देवराज सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। और मुहिद्दीन महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने भी अपनी बात रखी। असम से आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो अब देखना ही होगा कि 13 तारीख के बाद इस पूरे मामले को किस सिमत में ले जाया जाता है। इस पूरे मामले पर, इस पूरे वाकये पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए जी सलाम।